नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट फाइनेंस के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप से संबंधित कि एक नया स्टार्टअप या होने वाला स्टार्टअप उसमें फाउंडर्स को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी लीगल मिस्टेक्स है जो फाउंडर्स करते हैं और स्टार्टअप्स डूब जाते हैं। क्योंकि आइडिया तो सबके पास है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और लीगल टर्म्स में फेलियर से बचाना, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है स्टार्टअप का। तो आइए शुरू करते हैं 10 legal mistakes which a startup must necessarily avoid. First, NDA या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आप अपना आइडिया जब भी किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके साथ ही एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सामने वाले को आप बाइंड कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है वो किसी को नहीं बताएगा और सिर्फ अपने स्टार्टअप के लिए यूज करेगा। जैसे कि आपने किसी फ्रीलांसर को हायर किया, अब वो फ्रीलांसर को आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, तभी तो वो आपकी वेबसाइट डिजाइन कर पाएगा या तभी अपना इनपुट दे पाएगा। तो ये सारे काम करने से पहले उसके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करें ताकि उसे आप बाइंड कर सकें, आपका आइडिया किसी और के पास ना जाए और एग्जीक्यूट हो तो उसका बेनिफिट आपको ही मिले। दोस्ती, रिश्तेदारी सब कुछ जायज है, लेकिन जहां स्टार्टअप की बात आए, बिजनेस की बात आए, वहां पर आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन लेकर चलना पड़ेगा और लीगली सामने वाले को बाइंड करना पड़ेगा। ये है प्रोफेशनलिज्म जो कि स्टार्टअप फाउंडर के पास होना चाहिए। अगर आप अपना स्टार्टअप अकेले कर रहे हैं, यानी कि आप सोल फाउंडर हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ आपका को फाउंडर है तो एक एग्रीमेंट होता है, को फाउंडर्स एग्रीमेंट, जहां पर आपको अपने को फाउंडर के साथ वो एग्रीमेंट करना है, सारी टर्म्स कंडीशन डिसाइड करनी है, उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना है। ये सभी लिखा होना चाहिए एक पेपर पर, जो कि एक होता है को फाउंडर्स एग्रीमेंट। आमतौर पर देखा गया है स्टार्टअप जब शुरू होता है तब दो दोस्त जो को फाउंडर हैं उनकी समीकरण, उनके सिद्धांत बहुत मिलते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा एस्केलेशन होता है स्टार्टअप में तो फिर सामने वाले के साथ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए आपको को फाउंडर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फेसबुक में क्या हुआ था। वही सेम क्लैशेस जो को फाउंडर्स में होते हैं वो फेसबुक में भी शुरुआत में हुए थे। उस समस्या से बचने के लिए एक को फाउंडर एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कोई भी बिजनेस करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, या तो आप प्रोप्राइटरशिप में करेंगे, या आप पार्टनरशिप में करेंगे, या आप एक कंपनी बनाएंगे, या फिर एक एलएलपी बनाएंगे। ये सारी चीजों का डिस्कशन पहले होना चाहिए कि आप कौन से स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं। अगर आप सोल फाउंडर हैं तो शुरुआत के लिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपका स्टार्टअप एस्केलेट कर रहा है, स्टार्टअप में ग्रोथ हो रही है, तो आप एक को फाउंडर को ढूंढ सकते हैं और एक कंपनी के स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। बेस्ट स्ट्रक्चर जो स्टार्टअप के लिए रिकमेंडेड है वो है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, यानी कि आप लोगों को शेयर होल्डर बनना है ताकि आप जब एक्सपेंड करें तो आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर सकें और आपने और अपने पास नए निवेशक स्टार्टअप में ले सकें। क्योंकि स्टार्टअप में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी ऐसा बंदा कर सकता है जिसके पास पैसा हो। आगे आपको एंजल इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोग तभी स्टार्टअप में आते हैं जब इसका स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है। शुरुआत के लिए आप कॉर्पोरेट में जाइए, शुरू से ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, कंप्लेक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शुरुआत पार्टनरशिप फर्म से या सोल प्रोप्राइटरशिप से कर सकते हैं। इसमें टैक्स का पर्सपेक्टिव में जब आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से या एलएलपी से या पार्टनरशिप फर्म से जब कंपनी में ट्रांसफर करेंगे इसको, तो लीगली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कोई कैपिटल गेन टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप अपने स्टार्टअप को शुरू से एक लीगल स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अब आपका स्टार्टअप थोड़ा बड़ा हुआ तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। जहां भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वहां आरबीआई और सेबी की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस फॉलो करने से आप बड़ी पेनल्टी से बच सकते हैं और लीगली अपने आप को बड़ा स्टार्टअप से एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, आगे जाके लिस्टेड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी ये सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, आइदर आरबीआई और सेबी और फेमा। आपको देखना होगा कि आपका स्टार्टअप कौन से रेगुलेशन में फॉल करता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि शुरू से ही एक प्लानिंग की जाए कि इस स्टेज पर अगर हमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होगी और इस स्टेज पर हमें प्रॉपर लॉ को फॉलो करना है एक कंसल्टेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट बात क्या हुई, हमें कंप्लाई करना है सारे लीगल रेगुलेशंस, सेबी, आरबीआई, फेमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि देखा गया है कि को फाउंडर्स उसको ओवरलुक कर देते हैं, कौन सा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो भी आपका लोगो है, आपका वेबसाइट है, आपका डिजाइन है,
जो भी चीजें हैं जो फिजिकली दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, लीगली उनको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब वो सारी चीजें जो भी किसी इंटेलेक्ट से संबंधित है वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं। जैसे लोगो, आपकी वेबसाइट का डिजाइन, टैगलाइन, इन सभी को आपको शुरू से ध्यान में रखकर चलना है और कोशिश करनी है कि इनसे संबंधित कोई भी इशू आगे ना आए। अगर इशू आएगा तो स्टार्टअप पे क्वेश्चन आएगा और स्टार्टअप के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। देखा गया है कि कोई चीज परचेज करी या कोई चीज सेल करी, कोई फर्नीचर मंगाया, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता शुरू में। हम रिकमेंड करते हैं कि शुरू से ही आप अपनी आदत बनाइए कि छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन की फाइल प्रिपेयर हो और वो डॉक्यूमेंट्स तरीके से रखे जाएं, ताकि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अपने कंसल्टेंट को वो दे सकें और वो आपको प्रॉपर एडवाइस कर सके। क्योंकि जब तक उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं तो आपको वो कोई एडवाइस दे नहीं पाएगा। इससे आपका स्टार्टअप फेलियर की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि एक समय के बाद हर व्यापार में, हर बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है एक पढ़े लिखे आदमी की, जो कि टेक्निकलिटी समझता हो, लॉ की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की। तो आपको उसको सारी चीज देने के लिए पहले अपने पास तैयार करनी पड़ेगी और तभी वो चीजें आप उसको दे पाओगे। इसका मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप टू एस्केलेट। अब आपने स्टार्टअप किया तो सारा काम तो आप खुद कर नहीं सकते या आपका को फाउंडर नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको एम्प्लॉयज रखने होंगे। शुरुआत में देखा गया है कि किसी भी बंदे को ऐसे ही हायर कर लिया जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन उससे नहीं किया जाता, सिर्फ ये बोला जाता है ठीक है कल से आ जाना नौकरी पर। अब वो बंदा 8 दिन 10 दिन उसने काम किया, वो छोड़ के चला गया, अब आपके काम का क्या होगा? तो इन समस्या से बचने के लिए आपको रिकमेंडेशन दी जाती है एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करें। बेशक एग्रीमेंट लीगल बाइंडिंग होता है सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉय को लगेगा कि उसकी जो नौकरी है उस पर कोई क्वेश्चन आसानी से नहीं आ सकता और आपको लगेगा कि अगर छोड़ के जाएगा तो कुछ समय देगा हमें, ताकि हम एक नया एम्प्लॉय ढूंढ सकेंगे। तो एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चाहे बेशक छोटा कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जैसा कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने एम्प्लॉय के साथ किया, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट के साथ करें। शुरुआत में जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको लगता है बस क्लाइंट आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए, क्लाइंट्स की टर्म्स कंडीशंस पे काम करते हैं, लेकिन सारा बात मानिए क्लाइंट का, फिर भी एक डॉक्यूमेंटेशन रखिए क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि आप क्लाइंट को बाइंड कर सकें। स्टेजेस में पेमेंट का क्लॉज रखिए उसके अंदर कि 5% पेमेंट इस स्टेज पर लेंगे, 10% पेमेंट इस स्टेज पर लेंगे। वो सारी चीजें आप पहले क्लियर करके रखिए, क्योंकि कंपनी बड़ी बनेगी तो आपको ये काम करना होगा। इसकी आदत शुरू से पड़े तो बहुत अच्छा है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ अगर काम करते हैं तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए, क्लाइंट को बताकर चलिए, क्लाइंट की बात मानिए। समझ में आता है शुरुआत में हमें दब के चलना पड़ता है, लेकिन इतना दब के नहीं कि हम काम कर दें, अपनी कॉस्टिंग लगा दें और सामने वाला पेमेंट ही ना दे। तो एग्रीमेंट विद द क्लाइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू के बगैर स्टार्टअप फेल हो सकता है। जब आप अपनी स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स कि किसी वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, आपको किसी वेबसाइट का डिजाइन अच्छा लगेगा, उसमें कुछ लिखा हुआ है वो अच्छा लगेगा, उसकी टर्म्स कंडीशन अच्छी लगेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप उसको छोड़ देते हैं वो क्या होता है? टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सामने वाले का डेटा कैसे यूज कर रहे हैं। आजकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके धंधे से भी ज्यादा। और लीगल आदमी पैसे से बच सकता है, लेकिन जब सामने वाला एलिगेशन लगाता है डेटा पायरेसी का, डेटा प्राइवेसी का, तो समस्या आती है। तो प्रॉपर जब अपना प्राइवेसी पेज डिजाइन करवें तो एक कंसल्टेंट को हायर करके डिजाइन करें, ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट को बता रहे हैं कि आप ले रहे हैं। शुरुआत में आपको बेसिक कंप्लायंसेस की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इनकम टैक्स सब पर लगता है, जीएसटी भी सब पर लगता है। आपको शुरू में इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके स्टार्टअप पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, जीएसटी कब लग रहा है आपके ऊपर, इनकम टैक्स कब लग रहा है आपके ऊपर। इन्हीं सब चीजों का बेसिक है दोनों लॉ। इन दोनों लॉज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फेमा, फेरा, सेबी, आरबीआई रेगुलेशन से तो बाद में आते हैं। सबसे पहले बेसिक लॉज लगते हैं, वो इनकम टैक्स, जीएसटी, और अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हैं तो कंपनीज लॉ। इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इन 3 लॉज का, क्योंकि हर स्टार्टअप के लिए शुरू से ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये था आज का 5 in फाइनेंस का वीडियो। 5 मिनट में स्टार्टअप की लीगल समस्याओं को समझाना, क्लियर, कंसाइज, फेयरली वाइज। प्लीज फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब 5 in फाइनेंस। थैंक यू।